आप सभी का संदीप सर आईटीआई यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों इस वीडियो में आज इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सेकेंड ईयर का क्वेश्चन हल करवाने वाला हूं। दोस्तों यह पार्ट 2 है। दोस्तों मैं एक वीडियो कल अपलोड किया था इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सेकेंड ईयर का। दोस्तों आपका जो क्लास है वो कल से स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप भी आईटीआई कर रहे हैं और आपका जो एग्ज़ाम है वो 2024 सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम है दोस्तों, तो अगर आपको 100% सफलता प्राप्त करनी है तो दोस्तों मेरे चैनल से जुड़ जाइए और आज ही सब्सक्राइब कीजिए संदीप सर आईटीआई यूट्यूब चैनल। और दोस्तों आईटीआई परीक्षा 2024 है, उसमें 100% दोस्तों सफलता के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को डेली आप देखिए। मैं आपको इस वीडियो में निमी पैटर्न के क्वेश्चन हल करवा रहा हूं। आईटीआई में जो भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों वो सभी निमी पैटर्न से आधारित आते हैं। तो दोस्तों अगर आपको 100% सफलता लेनी है तो दोस्तों वीडियो में कंप्लीट जरूर बने रहिएगा। डेली आपको शाम 7 बजे दोस्तों क्लास मिलेगी आईटीआई सेकेंड ईयर का। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं आज कुछ क्या है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, जनरेटर का सिद्धांत क्या है। दोस्तों इसमें आपको बताना है जनरेटर का सिद्धांत क्या है। ऑप्शन ए है कार्क स्क्रू नियम, कार्क स्क्रू नियम। ऑप्शन दूसरा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ऑप्शन तीसरा है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। ऑप्शन चौथा है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो दोस्तों आपको बताना है जनरेटर का क्या सिद्धांत क्या है, जनरेटर का सिद्धांत क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, जनरेटर का सिद्धांत क्या होता है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। क्या होता है, जनरेटर का जो सिद्धांत है वो क्या है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है। दोस्तों यह वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों यह आईटीआई एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। इस फार्मूले को आपको जरूर रटना है। गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है। चलिए ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन ए क्या कह रहा है। ऑप्शन ए है बी एल भी वोल्ट, ऑप्शन बी है बी एल साइन थीटा वोल्ट, ऑप्शन सी है बी एल भी साइन थीटा वोल्ट, ऑप्शन डी है बी एल भी कॉस थीटा वोल्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है। चलिए कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बी एल भी साइन थीटा वोल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर आपको ज्ञात करना है तो आपको किस नियम का उपयोग करना है, आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा नियम का आप प्रयोग करेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए पहला जो ऑप्शन दिया गया है कार्क स्क्रू नियम, ऑप्शन बी दिया गया है दाहिने हाथ की हथेली का नियम, ऑप्शन सी दिया गया है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ऑप्शन डी दिया गया है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए नियम का उपयोग किया जाता है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए नियम का जो उपयोग किया जाता है वो होता है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। किसके, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है।
दोस्तों ये डीसी जनरेटर का पार्ट दिया गया है, इस भाग का नाम बताना है आपको, इस पार्ट का क्या नाम है। चलिए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए है स्टेटर, ऑप्शन बी है ध्रुव कोर, ऑप्शन सी है पोल शू, ऑप्शन डी है योक या फ्रेम। तो दोस्तों आप सभी को ये पता होगा जो डीसी जनरेटर के ये पार्ट हैं, दोस्तों ये आपको सभी को पता होगा। तो ये जो पार्ट दिया गया है, योक या फ्रेम दिया गया है, डीसी जनरेटर का ये एक प्रकार का फ्रेम दिया गया दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा फ्रेम। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, चार पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते हैं? चलिए दोस्तों आपको बताना है, जो चार पोल डीसी जनरेटर होता है, कितने पोल का? चार पोल का। आपको ध्यान रखना चाहिए, जो पोल दिया गया है वो कितना दिया गया है? चार दिया गया है। तो चार पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में, कौन सा वाइंडिंग है? डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समानांतर रास्ते हैं? ऑप्शन में देखते हैं। तो ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 6, 8, 12। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें कितने रास्ते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 8। कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो 8 आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। दोस्तों ये डीसी जनरेटर का ये पार्ट दिया गया है आपको, इसका आपको क्या करना है? नाम बताना है। कौन सा पार्ट है डीसी जनरेटर का, कहाँ का पार्ट है दोस्तों? या अगर आप डीसी जनरेटर देखे होंगे तो ये पार्ट का जो नाम है आपको पता होगा कौन सा पार्ट है। अगर आप नहीं देखे हैं तो अपने आईटीआई में जाइए और डीसी मोटर है, डीसी जनरेटर है, सभी प्रकार की जो मोटरें हैं उनको देखिए दोस्तों और प्रैक्टिकल कीजिए, तभी आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन है, ऑप्शन पहला है साइड एंड प्लेट्स, ऑप्शन बी है पोल शू लेमिनेशन, ऑप्शन सी है कम्यूटेटर खंड, ऑप्शन डी है आर्मेचर कोर लेमिनेशन। तो डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है? आर्मेचर कोर लेमिनेशन। ये जो है दोस्तों आर्मेचर दिया गया है, इसका ये कोर दिया गया है, आर्मेचर कोर का लेमिनेशन। तो आर्मेचर कोर लेमिनेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, आर्मेचर कोर लेमिनेशन। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है, डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं? डीसी जनरेटर में दोस्तों आपको बताना है, जो इंटरपोल होते हैं वो कैसे जुड़े होते हैं, श्रृंखला में जुड़े होते हैं कि सीरीज में जुड़े होते हैं, कैसे जुड़े होते हैं डीसी जनरेटर में। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा कह रहा है आर्मेचर के साथ श्रृंखला में, आर्मेचर के साथ श्रृंखला में, आर्मेचर के साथ समांतर में, और ऑप्शन सी है शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में, ऑप्शन डी है शंट फील्ड के साथ समांतर में। तो जो हमारा डीसी जनरेटर में इंटरपोल होता है वो किसमें जुड़े होते हैं? आर्मेचर के साथ श्रृंखला में। किसमें जुड़े होते हैं? आर्मेचर के साथ श्रृंखला में। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, आर्मेचर के साथ श्रृंखला में। ये आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है? दोस्तों आपको बताना है, एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर, सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर जो होता है उसमें एक स्वयं उत्तेजित मतलब सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व, दोस्तों अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्यों होती है आपको बताना है। ऑप्शन ए है वोल्टेज का निर्माण करें, ऑप्शन बी है फील्ड करंट कम करें, ऑप्शन सी है आर्मेचर करंट कम करें,
ऑप्शन डी है नियत आउटपुट वोल्टेज बनाए रखें। तो इसमें क्या होता है, जो एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर होता है, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर, उसमें अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो इसमें पड़ती है वोल्टेज का निर्माण करने के लिए। क्या करने के लिए? वोल्टेज का निर्माण करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, वोल्टेज का निर्माण करें। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? डीसी मशीन में वो कौन से दो बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं? इसमें आपको बताना है, ये दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है आईटी एग्जाम में, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप कमेंट करके जरूर बताइए। डीसी मशीनों में कौन से दो बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं? डीसी मशीन अगर आप नहीं देखे हैं तो डीसी मशीन जरूर देखिएगा, और उसके बारे में दोस्तों क्या करना है, आपको जानकारी प्राप्त करना है, कौन सा पार्ट कहाँ फिट है, उसका क्या काम होता है। दोस्तों आपको प्रैक्टिकल जरूर करना है, तभी आप पूरे क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है विपरीत ब्रश के बीच प्रतिरोध। ऑप्शन बी है ब्रश और कम्यूटेटर राइजर के बीच प्रतिरोध। ऑप्शन सी है ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध। ऑप्शन डी है ब्रश और आर्मेचर कंडक्टर के बीच प्रतिरोध। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डीसी मशीन में कौन सी दो बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध। कौन सा होगा? ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं। किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है? यहाँ वोल्टेज ड्रॉप का दिया गया है ग्राफ दोस्तों। तो इसमें आपको बताना है कौन सा वोल्टेज ग्राफ को एक्स द्वारा चिन्हित किया गया है। ये जो यहाँ का हिस्सा है दोस्तों, ये वाला वोल्टेज ग्राफ, ये जो वोल्टेज ड्रॉप है एक्स के द्वारा इसको क्या किया गया है? चिन्हित किया गया है, और आपसे पूछा गया है ये कौन सा वोल्टेज ड्रॉप है। तो इसमें आप देखेंगे तो ऑप्शन ए है पूर्ण लोड वोल्टेज पाथ, ऑप्शन बी है आर्मेचर वोल्टेज पाथ, ऑप्शन सी है आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, ऑप्शन डी है शंट फील्ड वोल्टेज ड्रॉप। तो जो होता है किसी वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में जो चिन्हित किया गया है, वो कौन सा किया गया है? आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। इसको चिन्हित किया गया है आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा हुआ है? उस कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या होगा यदि वो क्या होगा? शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा होगा। तो चलिए आपको बताना है। ऑप्शन ए है लॉन्ग शंट कंपाउंड, ऑप्शन बी है संचयी यौगिक, ऑप्शन सी है विभेदित यौगिक, ऑप्शन डी है लघु शंट यौगिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा, कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लघु शंट यौगिक। क्या होगा? शॉर्ट शंट कंपाउंड या लघु शंट यौगिक इसको बोलेंगे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।